दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार अनुभव एक बार फिर से आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हो रहा हूं। हम जैसा कि आपको विदित है कि हम जुनून सीरीज़ के तहत राज व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें आपने अब तक हमारे साथ कुल 19 लेक्चर देख लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो हमारे गिरिराज क्लासेस मऊरानीपुर की यूट्यूब चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं और सभी 19 चैनल देख सकते हैं। हम इसके बाद इतिहास, अर्थशास्त्र, उत्तर प्रदेश, करंट अफेयर और तमाम इसी प्रकार की सीरीज़ लाते रहेंगे। आप लगातार अपने दोस्तों को हमारी ये चीज़ें शेयर करते रहें और आगे बढ़ाते रहें, साथ ही ध्यान से पढ़ते रहें। हम यहाँ टू द पॉइंट क्रिस्प रैपिड रिवीजन सीरीज़ देख रहे हैं। अगर आप इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं तो आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में आ सकते हैं। हमारी क्लास स्वर्गेश्वर मंदिर रोड, मऊरानीपुर, झांसी में लगती है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। ओके, आप इन संपर्क सूत्रों पे भी फ़ोन करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप मेरे बारे में जानते ही होंगे, मैं फिर दोबारा बता दे रहा हूं, मैंने 4-5 अलग अलग इम्तिहानों के मेंस दिए हैं। मैंने यूपी पीसीएस का 2023 का भी मेंस दिया था, 22 का भी दिया था, उसके पहले मैंने बिहार 2020 का भी दिया था, एमपी का भी 2019 का दिया था। तो आप इतना यकीन कर सकते हैं कि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, चीज़ें बता रहा है, उस व्यक्ति को कुछ नॉलेज है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं हमारे प्रश्नों की श्रृंखला। बेटा, पहला प्रश्न क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 से देख रहे थे हम, 147 तक देखे हैं, याद है। और जब हम 124 के अंदर घुसे तो 1 में सुप्रीम कोर्ट, 2 में अपॉइंटमेंट, 2 में अपॉइंटमेंट है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो गौर करो, हटाने का कहां था? हटाने का कहां था? 4 में था, 5 में वो प्रोसीजर था हटाने का। तो हमारे काम का आर्टिकल क्या है इसमें? 124 4 और 5 में ग्राउंड लिखे हुए थे, याद आ रहा है? क्लियर। को न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, या राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। किसकी? डी। ये प्रोसीजर लिखा है पूरा 124(5) में। 124(5) के अंदर क्या लिखा है? पूरा प्रोसीजर। इसका बिना क्या था? MI, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, साबित कदाचार और अक्षमता, साबित कदाचार और अक्षमता। बेटा इसका आंसर डी। इसका आंसर क्या हुआ बेटा? डी। क्लियर? क्लियर। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति की आयु 62, 63, 64, 65। बहुत आसान, 65। क्या है बेटा? 65। हाई कोर्ट में क्या है? 62। हाई कोर्ट में क्या है? 62। क्लियर। अगला बेटा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। न्यायाधीशों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? सी, संसद द्वारा। उच्चतम न्यायालय का वेतन कौन निर्धारण करता है? हालांकि इसमें याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का जितना भी अलाउंसेस है, क्या है? वेतन और भत्ते हैं। वेतन एवं भत्ते, क्या? भत्ते। साथ ही पेंशन, क्या? पेंशन। ये सब का सब किस पे होता है? भारत की संचित निधि पे अधिभार होता है 266 में। लेकिन राज्य वालों के हाई कोर्ट का जो वेतन होता है वो तो आता है राज्य की संचित निधि, 266 के अंदर 2 में था। लेकिन जो पेंशन आती है वो आती है केंद्र से, वो आती है केंद्र की संचित निधि से। क्लियर? इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी ठीक है। अगला बेटा, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। कहां है? 124
7, 124 7, 124 7। क्लियर बेटा। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हमें कहां मिले थे? कहां मिले थे? कहां मिले थे बेटा? गौर करो, 126। क्लियर। की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधि मंत्री? कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्लियर बेटा। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के से परामर्श के साथ। क्या है इसका आंसर? क्या है? डी। क्या है बेटा? डी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। क्लियर। क्लियर। ऑप्शन डी। अगला बेटा, ध्यान से सुनते चलिए, दिया जा रहा एक्सप्लेनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था, अभी हाल ही में आया था दिल्ली के एग्जाम में, और मैंने जिस दिन क्लास में पढ़ाया है पिछली शाम, अगली सुबह ये बच्चों को टकरा गया। कोलेजियम क्या होता है? 1+4। वो टॉप मोस्ट 5 लोग, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, उन 5 लोगों की एक बॉडी जो वहां का ट्रांसफर तथा एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे तमाम मामले देखती है, उसे क्या कहते हैं? कोलेजियम। कोलेजियम कहां से आया? 1983 में फर्स्ट जजेस केस, 1993 में सेकंड जजेस केस, और 1998 में थर्ड जजेस केस। यहीं से कोलेजियम सिस्टम की उत्पत्ति हुई। भारत में कोलेजियम सिस्टम की कहां से उत्पत्ति हुई? यहीं से हुई। क्लियर। कोलेजियम सिस्टम कोई पूछे क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट 5 जजों की एक ग्रुप, जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णयों में जिनकी प्रमुख सहभागिता होती है, जैसे ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट या मुख्य फैसले। क्लियर। भारत के और वो भी सीनियर मोस्ट 5 जज, सीनियर मोस्ट 5 जज। ठीक। क्या ये संविधान में कहीं लिखा? संविधान में नहीं लिखा। क्या है? परिपाटी चली आ रही। क्या है? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के तहत इन 3 केसेस से। कब? 1993। ऑप्शन ए। क्लियर। अगला बेटा, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ लिख गया गलती से बेटा, तदर्थ होता है, ददर्थ लिख गया है, तदर्थ, तदर्थ। क्लियर। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालिक अवकाश पर जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के कोई उपलब्ध नहीं होता है, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोरम पूरा। इसीलिए तदर्थ न्यायाधीशों की, तदर्थ न्यायाधीश कौन से अनुच्छेद में है बेटा? 127 में। तदर्थ न्यायाधीश 127। क्लियर। क्लियर। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद तथा सत्र न्यायालय या उपरोक्त सभी में। कहां है बेटा? सर्वोच्च न्यायालय में। केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। क्लियर। ए 127 के तहत, 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अगर कोई संवैधानिक मामला है, क्या संवैधानिक मामला है, अगर उस मामले की सुनवाई होनी है तो ये रूल है। क्या रूल है? 145(3) में, 145(3) में लिखा है क्या कि कम से कम बेंच कितने की होनी चाहिए? 5 जजों की। कितने जजों की? 5। 145 के अंदर 3 में ये बात लिखी गई है। क्लियर। 145(3) में ये बात लिखी गई है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ध्यान से सुनते चलिए। क्लियर। बहुत सारे लोगों के चक्षु खोले जा रहे होंगे, लग रहा होगा कि ए प्रभु ये कहां से आ गया? यहीं से आ गया, यहीं से आता है, धुआंधार आता है। आपको नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं आता कि पेपर में नहीं आता, पेपर में तो आता है। क्लियर। और जिसको आता है उसका सिलेक्शन का भी पीडीएफ में नाम आता है। ध्यान से पढ़ें, आपका भी नाम आएगा। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके? परामर्शी, अपीलीय, मूल या रिट? परामर्शी क्या है? 143। अपीलीय क्या है? 132, 33, 34।
मूल 131, रिट रिट 137, कहाँ हैं समझ गए होंगे, सी मूल अधिकार के अंतर्गत। केंद्र और राज्य की लड़ाई हो जाए, राज्य और राज्य की लड़ाई हो जाए तो 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट देखता है। किसके तहत, 131 के तहत बेटा सी। इसी को अंग्रेजी में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास कितने प्रकार के ज्यूरिडिक्शन होते हैं, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के बेटा होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय करने की शक्ति, 5 प्रकार की। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक। रिट क्या, रिट 137। अपीलीय मतलब अपीलेट, क्या अपीलेट। परामर्शी मतलब एडवाइजरी, एडवाइजरी परामर्शी मतलब एडवाइजरी। क्लियर, अंग्रेजी वाले भी ध्यान दें। अगला बेटा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। क्लियर, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, अनन्य शक्ति है ना। हाई कोर्ट के पास भी तो है रिट जारी करने की शक्ति, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। हालांकि ये बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है, लेकिन क्या अनन्य है ना। हाई कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास 226 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास 32 में है। तो यही अपने आप में गलत है, यही गलत है। क्या, अच्छा गलत ही तो पूछा था, गलत, हालांकि मतलब 3 सही हो गए। पढ़ते हैं, यह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार, हाँ ठीक, मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। काय में, अंतर शासकीय विवादों में, बिल्कुल ठीक बात। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न पर किसी तथ्य की निर्दिष्ट किए जाने के सलाहकार 143, केवल सलाहकारी इसके पास होती है। इसके पास अपने निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति, हाँ होती है। क्लियर, क्लियर। क्या है इसका आंसर, आंसर बेटा इसका ए बैठेगा, क्योंकि यही गलत है। आंसर ए होगा, यही गलत है। क्लियर बेटा। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, कल ही हमने इसकी तारीख पढ़ी, बिल्कुल ठीक बात है ये, 28 जनवरी 1950, ये बात ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, हाँ ये बात ठीक है। 131 में भी की जाती है, 32 में भी, 33 में भी, 34 में भी, सब में अपील है, ठीक बात है ये। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर, कुछ टेंशन हो गया यही, अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, नहीं। कोर्ट मार्शल के मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। कोर्ट मार्शल के मामले, क्यों, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इन वन ऑफ हिज केस व्हाट, क्या कहा, इन वन ऑफ द केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी दूसरी कोर्ट जो किसी भी प्रकार का निर्णय देती है, चाहे वो एनजीटी हो या वो छोटी वाली कोर्ट हो, कैसे ट्रिब्यूनल के तौर पे काम करते, कैसे ट्रिब्यूनल के तौर पे। तो यहाँ पे कोर्ट मार्शल को क्या माना गया है, ट्रिब्यूनल माना गया। क्या माना गया है, ट्रिब्यूनल के बेटा आर्टिकल से याद आ रहे हैं 323 और 323 ए, 323 और 323 ए याद आ रहे हैं। ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। क्लियर, इसका आंसर क्या हो गया बेटा, सी। और अगला, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, हाँ ये बात ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला बेटा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसी 129 में और क्या था, इसी 129 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना 171, अभिलेख न्यायालय भी इसी में। इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। क्या है, बी। क्या है, बी, ऑप्शन बी। क्लियर बेटा, ध्यान से सुनते चलें। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अथवा किन्हें अभिलेख न्यायालय माना गया है, किन्हें अभिलेख माना गया है, 215/129 याद आ रहा, 215/129
215 में हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय, जबकि 129 में सुप्रीम कोर्ट। कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर बेटा। अगला, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है। आर्टिकल ये वाला 130 मैंने क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था क्या, मेरे रूम से सुप्रीम कोर्ट की दूरी, मेट्रो ब्लू लाइन जिसे पहले प्रगति मैदान कहते थे, कितना 30 रुपए किराया लगता था। कितना? 30 रुपए। क्लास में बताया था 130। राष्ट्रपति के अनुमोदन से, जहां पे आजकल भारत मंडपम बन गया है, याद है सुप्रीम कोर्ट के बगल में तो बना है भारत मंडपम प्रगति मैदान पे। सुप्रीम कोर्ट के अनुमोदन से यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी से तय करें, संसद के अनुमोदन से, राज्य विधानसभा के अनुरोध पर, किससे? किससे? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। राष्ट्रपति के अनुमोदन से। बेटा इसका ऑप्शन ए। क्लियर। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ, ए के गोपालन, केशवानंद भारती या मनेका गांधी? या मनेका गांधी। आई के गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, क्या कहा? हाँ, आप क्या नहीं कर सकते? तब्दीली नहीं कर सकते। 1967 का केस आ रहा है याद। ए के गोपालन 1971 का केस याद आ रहा है। केशवानंद 1973। हाँ, यही वो केस है, यही वो केस है जिसमें ये कहा गया। मनेका गांधी 1978 का केस है। मनेका गांधी 1978 का केस है। क्लियर। इसका ऑप्शन सी। केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा? क्या कहा कि आप तब्दीली तो कर सकते हैं लेकिन जो मूल ढांचा उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। याद हो केशवानंद भारती वो जमीन वाला केस जो केरला में हुआ था, हालांकि जो इडनीर मठ के स्वामी था, हालांकि केशवानंद भारती ये केस हार गए थे 7-6 से जो फैसला आया था, जिस केस में सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, याद आ रहा है? जमीन विवाद का ये केस था। क्लियर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, अच्छा पिछले वाले की तारीख, पिछले वाले की तारीख याद आ रही है? केशवानंद भारती केस की तारीख बेटा, केशवानंद भारती केस की तारीख याद आ रही है? 24/4/1973, 24/4/1973। क्लियर। अगला बेटा, अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा है? मतलब कौन सा अनुच्छेद मौलिक ढांचे में आता है? 32, 226, 227, 245। वो भी काहे का? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान में किस चीज को माना? किस किस को? 32 को माना है, 227 को और 226 का। 1 2 3, कहीं 1 2 3 है? हाँ है, हाँ है। 32 क्या है? क्या है? रिट। 226 क्या है? हाई कोर्ट की रिट। 227 क्या है? जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पे क्या? निगरानी। 245 क्या है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। क्लियर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हमने कहा था 27 साल का लड़का अपने ऊपर निगरानी नहीं चाहता, 227 अब याद किया था। क्लियर। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों का मत या संसदीय कानून? क्या है? न्यायिक व्याख्या, न्यायिक व्याख्या। ऑप्शन बी। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ, दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ, आई के गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स केस, बैंक नेशनलाइजेशन केस या टी.एम. पाई फाउंडेशन केस? किसमें? आई के गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में 11 जजों की संविधान खंडपीठ बैठी थी, जबकि पहली सबसे बड़ी खंडपीठ, पहली सबसे बड़ी खंडपीठ, पहली गुरु केशवानंद भारती केस, केबीसी। मतलब ये वो वाला केबीसी नहीं, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक। केशवानंद भारती केस 1973। इसमें कितने? 13 जजों की संविधान खंडपीठ थी। कितने जजों की बेटा? 13 जजों की। कितने? 13 जजों की। क्लियर। क्लियर बेटा, क्लियर। अगला, अगला, अगला क्या कह रहा है हमसे? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने एक धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार
व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। ये किसमें कहा था? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के केस में, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण में, अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। किसमें? आई के गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में। आई के गोलकनाथ बनाम, ये इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का केस याद आ रहा है, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी केवल सरकारी बिजली का इस्तेमाल करने पे, याद है? चुनाव हार गई थी, बाद में कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया था। क्लियर? ऑप्शन, इसका आंसर क्या है? बी, इसका बी। अगला, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमिलियर। इंदिरा साहनीवाद, हाँ ये बात ठीक है, 1993 की 9 जजों की संविधान खंडपीठ बैठी थी जिसकी अगुवाई आर प्रसाद ने की थी, याद आ रहा है? विशाखावाद 1997, याद आ रहा है? विशाखा एक एनजीओ है जिसने क्या डाली थी? रेट अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। विशाखा केस 1996, याद आ रहा है? उसके पहले याद 1992 में एक महिला का बलात्कार हुआ था, कहां? राजस्थान में, जिसको लेके बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखावाद दिया। विशाखावाद 1996-97। मनेका गांधी वाद अनुच्छेद 14, 19, 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। अब बेला बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का बाद है। नहीं, बेला बनर्जी का नहीं, मनेका गांधी का ही ये भी है। विदेशी यात्रा मनेका गांधी का ही विदेशी यात्रा का भी है। 1978 का केस है ये, 1978 का केस है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? गलत पूछा हमसे, क्या पूछा है? त्रुटिपूर्ण। क्या पूछा है? त्रुटिपूर्ण। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर बेटा? ध्यान से देखते चलिए। अगला बेटा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अपीलीय किसमें? 31 में, 32 में, 134 ए में, 134 ए, 132, 133 किसमें? 131 क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। क्या है? ओरिजिनल, मूल। 132 में अपीलेट है, ये बात ठीक है, लेकिन 133 में कौन सा अपीलेट है? सिविल मामलों में। किसमें? सिविल। लेकिन 134 में क्या है? क्रिमिनल मामलों में। तो इसका अगर बनाएंगे तो क्या बैठेगा? सी। 134 में क्रिमिनल मामलों में, 132 में अपील का। क्लियर? चूंकि 134 और 33 एक साथ दे दिए हैं तो ठीक नहीं बैठ रहा है, इसीलिए सी। हालांकि 132 और 133 अगर एक साथ दे देते तो दोनों ठीक बैठ जाते। क्लियर? ऑप्शन सी बेटा। अगला, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके संविधान की व्याख्या पूछी उन्होंने बेटा। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय, परामर्शी, किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत व्याख्या? किसके अंतर्गत बेटा? संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसका आंसर बेटा परामर्शी। क्या? परामर्शी। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विभाग। बड़ा 664 का हम देखते हैं बाद में, ठीक? अभी 664 को आप होल्ड करना, थोड़ा कुछ दिक्कत लग रहा है इसमें, ठीक? अगला बेटा, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल। सुधारात्मक मतलब क्यूरेटिव पिटीशन। क्या? क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन का केस कहां से आया था? सन 2002 में रूपा हुर्रा वर्सेस अशोका रूपा हुर्रावाद। अशोका रूपा हुर्रावाद, रूपा हुर्रा बनाम अशोका रूपा हुर्रावाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? क्यूरेटिव पिटीशन किसके जरिए निकाली थी? 142 में। और क्या है? यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कोई भी निर्णय दे सकता है जो पूर्ण रूप से न्याय कर पाए, जो पूर्ण रूप से न्याय कर पाए। अभी इसी 142 का इस्तेमाल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली मेयर के, वो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में उस अधिकारी को पटक के ले आए, कहां? सुप्रीम कोर्ट। इसी 142 का इस्तेमाल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय उठा लाए और क्या कह दिया? चलो जेल। क्या कह दिया?
चलो जेल। क्लियर बेटा। 142 इसी में आया था क्यूरेटिव पिटीशन। क्लियर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन 137 कहां है बेटा? ये है 137। क्लियर। अगला बेटा, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्वलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस बार सही है पूछा है। उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्वलोकन के बारे में भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश को कि पुनर्वलोकन का अधिकार प्राप्त है क्या? राष्ट्रपति को है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? हाँ है, क्लियर कट है। हाँ है, क्लियर कट है। मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्वलोकन का अधिकार प्राप्त है ना? उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्वलोकन का नहीं है ना? है। 137 के तहत है बेटा। 137 के तहत ऑप्शन बी। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है? क्या होता है? किसी चीज का पुनर्वलोकन। कैसा? जुडिशियल पुनर्वलोकन। इसको अंग्रेजी में बेटा जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू हमने कहां पढ़ा था? 137 में, और 13 में भी तो पढ़ा था। हम मेन 137 वाला देख रहे हैं। क्लियर। विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संविधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के प्राण को प्रश्नगत करने या का न्यायपालिका का अधिकार, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने से पूर्व पुनरीक्षक का अधिकार, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों के में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों का पुनरीक्षण का अधिकार। क्या है? विधायी और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता। क्या? संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन ए। अगला बेटा, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम प्राधिकार प्राप्त होता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी। राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसके तहत? 137 के तहत। क्लियर। अगला बेटा, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का किसके द्वारा? केवल सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, समस्त न्यायालय, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन बी। और इस प्रकार बेटा हमने अपने सभी 30 सवाल देख लिए। ध्यान से आप सभी सवाल, उनकी व्याख्या सुनते रहें, करते रहें, देखते रहें और लिखते रहें। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।